हाय गाइस। तो लास्ट क्लास में हम स्कैटर सिस्टम कंप्लीट कर चुके थे और साथ में हमने कंप्लीट कर लिए थे बॉडी के सारे जॉइंट्स कंप्लीट कर लिए थे। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ अ बोन, एक सिंगल बोन कैसी होती है, और साथ में हम कुछ डिजीज़ के बारे में जिक्र करेंगे, कुछ डिजीज़ के बारे में जो कि स्कैटर सिस्टम से रिलेटेड है। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अ बॉन, एक बॉन की संरचना। वो भी हम जिस बॉन की बात करें वो लॉन्ग बॉन की, एक लॉन्ग बॉन की स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं। तो लॉन्ग बॉन की संरचना की बात करें तो इसकी जो दोनों एंड है, एक प्रॉक्सिमल एंड एक डिस्टल एंड, तो जो दोनों एंड होते हैं उसको हम बोलते हैं एपिफाइसिस। इसको आप क्या बोलोगे? एपिफाइसिस। एपिफाइसिस। उसी प्रकार जो निचला सिरा है, निचला जो एंड है, उसको भी हम बोलते हैं एपिफाइसिस। उसको भी क्या बोलते हैं? एपिफाइसिस। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एपिफाइसिस। एपिफाइसिस के बाद वाला जो भाग होता है उसको हम बोलते हैं मेटाफाइसिस। इसके बाद वाला भाग उसको हम बोलते हैं मेटाफाइसिस। ये जो मैं बना रहा हूँ, अलग से स्ट्रक्चर बनाए मैंने, उसको बोलते हैं एपिफाइजियल, एपिफिजियल लाइन बोलते हैं इसको। वो क्या होता है उसका जिक्र करेंगे अपन। ये जो है उसको हम बोलते हैं मेटाफाइसिस। मेटाफाइसिस। एपिफाइसिस के नीचे वाला रीजन जो होता है, एपिफाइसिस के नीचे वाला जो क्षेत्र है उसको हम बोलते हैं मेटाफाइसिस। एज वेल एज यहाँ पर भी इसको क्या बोलोगी? मेटाफाइसिस। इसको हम क्या बोलते हैं? मेटाफाइसिस। और ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो लाइन आपको दिख रही है, उसको हम बोलते हैं एपिफिजियल लाइन। इस लाइन को अपन क्या बोलते हैं? एपिफिजियल लाइन। एपिफिजियल लाइन इसको बोलते हैं। देखिए एपिफिजियल लाइन क्या होती है उसके बारे में बताऊंगा अभी। और ये जो बीच वाला भाग है, दोनों मेटाफाइसिस के बीच वाला भाग, ये वाला, ये मेटाफाइसिस, अभी बीच वाला जो भाग दिख रहा है ये वाला, यहाँ से लाकर यहाँ तक, ये एंड, ये बीच वाला जो शाफ्ट पार्ट है, ये जो शाफ्ट पार्ट है बीच वाला, उस शाफ्ट पार्ट को हम बोलते हैं डायाफाइसिस। मतलब यहाँ से लगाकर यहाँ तक का पूरा ये जो भाग है उसको बोलते हैं अपन डायाफाइसिस। उसको बोलते हैं डायाफाइसिस। क्लियर? तो हड्डी का जो ऊपरी सिरा है उसको हम बोलते हैं एपिफाइसिस। उसी प्रकार निचला ये जो एंड है उसको बोलते हैं एपिफाइसिस। डायाफाइसिस के बीच वाला, डायाफाइसिस और एपिफाइसिस के बीच वाला भाग है उसको बोलते हैं मेटाफाइसिस। ये एपिफाइसिस, ये डायाफाइसिस, उन दोनों के बीच वाले भाग को हम बोलते हैं मेटाफाइसिस, और दोनों मेटाफाइसिस के बीच वाला भाग है उसको हम बोलते हैं डायाफाइसिस। क्लियर? और एपिफाइसिस और मेटाफाइसिस के बीच में होती है एपिफिजियल लाइन होती है। एक्चुअल में क्या होता है कि वहाँ पर जो लाइन जो है, वहाँ पर छोटे बच्चों में वहाँ पर एपिफिजियल प्लेट पाई जाती है। छोटे बच्चों में एपिफिजियल लाइन की जगह एपिफिजियल प्लेट पाई जाती है। अब उस प्लेट की वजह से ये जो बोन होती है वो ग्रोथ करती है, और फिर 18 से 24 साल के बीच में ये जो एपिफिजियल प्लेट होती है वो कन्वर्ट हो जाती है एपिफिजियल लाइन में। अब उसमें डिवीजन नहीं होता है। समझ पा रहे हो? अपने बच्चों में अगर हम चाइल्ड की बात करें, चाइल्ड की, तो चाइल्ड में उसकी देखिए क्या होता है? एपिफिजियल प्लेट होती है, एपिफिजियल प्लेट होती है, और वो एपिफिजियल प्लेट क्या होती है? बार बार क्या होता है उसमें डिवाइड होता रहता है, इसलिए ग्रोथ होती रहती है बॉन्ड्स की। अब ये जो एपिफाइसिस और डायाफाइसिस बीच, एपिफाइसिस और मेटाफाइसिस जो होता है उनके बीच की जो एपिफिजियल प्लेट होती है वो कन्वर्ट हो जाती है एपिफिजियल लाइन, यानी एक प्रकार का जॉइंट है वो, ये एक प्रकार का जॉइंट होता है, संधि है एक प्रकार की। क्लियर यहाँ तक? तो बॉन्ड्स की स्ट्रक्चर में कितने पार्ट हैं? एपिफाइसिस, मेटाफाइसिस एंड डायाफाइसिस, 3 भाग हैं। एपिफाइसिस के ऊपर आप जो डार्क दिख रहे हो, जो डार्क के बाद उसको बोलते हैं आर्टिकुलर मेम्ब्रेन या आर्टिकुलर, इसको हम क्या, यहाँ पर क्या होता है दूसरी बॉन्ड जुड़ती है, इसको बोलते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज। इसको अपन क्या बोलते हैं? आर्टिकुलर कार्टिलेज। ये जो भाग है उसको बोलते हैं आर्टिकुलर
आर्टिकुलर कार्टिलेज, इसको हम कहते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज। ये जो आर्टिकुलर कार्टिलेज होती है वो बनाती है हायलिन कार्टिलेज की बनी होती है, हायलिन की बनी होती है। किसकी? हायलिन की बनी होती है। ये जो होती है आर्टिकुलर कार्टिलेज। आर्टिकुलर कार्टिलेज यानी कि वो आर्टिकुलेट कर रही है, दूसरी बोन को उससे जोड़ रही है, इसीलिए उसको बोलते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज। समझ में आई बात? ये आर्टिकुलर कार्टिलेज है। यहाँ पर ये जो बोन होती है वहाँ पे एक पोर होता है, उस पोर से वेन, नर्व, वो सब उसके अंदर इंटर करते हैं, जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट फोरामेन। इसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट फोरामेन। न्यूट्रिएंट फोरामेन बोलते हैं इसको हम, जहाँ से आर्टरी, वेन, वेसल्स वो सब बोन के अंदर इंटर करती है। समझ में आई बात? अब बोन का जो शाफ्ट पार्ट है उसको हम बोलते हैं कॉम्पैक्ट बोन, और ये ऊपर वाला भाग है उसको बोलते हैं स्पॉन्जी बोन। इसको हम बोलते हैं स्पॉन्जी बोन। दिखने में स्पंज जैसी होती है इसलिए, बाकी स्पंज ऐसा नहीं है कि सॉफ्ट होती है। बीच वाला शाफ्ट पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक का ये जो शाफ्ट पार्ट है उसको हम बोलते हैं कॉम्पैक्ट बोन। उसको अपन क्या बोलते हैं? कॉम्पैक्ट बोन कहते हैं। समझ सारी बात? ऊपर वाला जो एंड है दोनों उसको हम बोलते हैं स्पंज बोन, और बीच वाला जो भाग है उसको हम बोलते हैं कॉम्पैक्ट बोन। क्लियर? और इसकी चारों ओर, इस अस्थि की चारों लेयर होती है उसको हम बोलते हैं पेरिओस्टियम। इसके ऊपर चारों ओर जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं पेरिओस्टियम। यहाँ पर मैं लिखता हूँ पेरिओस्टियम। पेरिओस्टियम। अब ये जो पेरिओस्टियम जो होती है वो पेरिओस्टियम आउटर मोस्ट लेयर होती है जो कि फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। फाइब्रस लेयर ऑफ डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। अगर इसकी बात करें तो ये क्या है? फाइब्रस कनेक्टिंग टिश्यू की बनी होती है। फाइब्रस इरेगुलर, इरेगुलर होते हैं, अनियमित होते हैं। फाइब्रस इरेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है। फाइब्रस इरेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। इस हड्डी के चारों मेम्ब्रेन होती है, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ बोन। पेरिओस्टियम की बात करें तो ये क्या है? आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ बोन। आउटर मोस्ट कवरिंग, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ बोन। उसको हमने क्या बोला? पेरिओस्टियम। पेरिओस्टियम क्या है? कि जो बोन है उसका आउटर मोस्ट कवरिंग होता है पेरिओस्टियम। क्लियर? अब अगर हम इस बोन को काट कर देखें तो उसके बीच में कैविटी होती है, उसके बीच में कैविटी होती है, उस कैविटी में बोन मेरो होता है, जो टू टाइप का होता है, रेड बोन मेरो एंड येलो बोन मेरो। जो एडल्ट होते हैं उनकी मेडुलरी कैविटी में, यहाँ बीच में क्या होगी? मेडुलरी कैविटी। यहाँ बीच में बात करें तो उसको क्या बोलेंगे? मेडुलरी कैविटी लिख देते हैं। सेक्शन कटिंग में दिखाई देगा, अभी आपको नहीं दिखाई दे रहा है, मेडुलरी कैविटी। मेडुलरी कैविटी यानी कि जब हम बोन की सेक्शन कटिंग करते हैं तो ये अंदर से कैविटी गुहा होती है अंदर से, जिसको बोलते हैं मेडुलरी कैविटी। अंदर से ऐसी कैविटी होती है जिसको हम बोलते हैं मेडुलरी कैविटी। उस मेडुलरी कैविटी की बात करें उसमें होता है बोन मेरो। टू टाइप का बोन मेरो होता है, रेड बोन मेरो, येलो बोन मेरो। तो जो एडल्ट होते हैं उसमें इस वाले रीजन में जो एडल्ट होते हैं उसमें येलो बोन मेरो होता है। मुख्य रूप से कौन सा होता है? येलो बोन मेरो। और उसमें जो एपिफिजियल एंड है वहाँ पर होता है रेड बोन मेरो। एडल्ट की बात कर रहे हैं। अगर चाइल्ड की बात करें तो उसकी कैविटी में पूरा रेड बोन मेरो होता है, जो ब्लड का फॉर्मेशन होता है जहाँ पर। क्लियर? बात आई समझ में? तो बोन्स की स्ट्रक्चर की बात करें, एक बार देख लीजिए ध्यान से। बोन की स्ट्रक्चर की बात करें तो ऊपरी दोनों सिरे उसको हमने बोला था एपिफाइसिस, बीच वाले शाफ्ट पार्ट को डायाफाइसिस, डायाफाइसिस और एपिफाइसिस के बीच वाले भाग को मेटाफाइसिस बोला था। मेटाफाइसिस और एपिफाइसिस के बीच में क्या होती है? एपिफिजियल लाइन होती है। जो बच्चों में एपिफिजियल प्लेट होती है
जो कि क्या करती है, बोन को ग्रोथ करवाती है। फिर एक अवस्था आ जाती है जहाँ पर वो एपिफिजियल प्लेट एपिफिजियल लाइन में बदल जाती है और बोन की हड्डी की और अधिक ग्रोथ नहीं होती है। क्लियर। छेद होता है जिसको हम बोलते हैं चाहे न्यूट्रिएंट फॉर्म है, जहाँ पर वेसल्स, आर्टरी, न्यूट्रिशन वो सब अंदर एंटर करते हैं बोन के अंदर। क्लियर। ये शाफ्ट पार्ट है, उसको कॉम्पैक्ट बोन बोलते हैं, और ऊपर वाला भाग है उसको बोलते हैं स्पॉन्जी बोन बोलते हैं। क्लियर। बोन के चारों ओर मेम्ब्रेन होती है, उसको हम बोलते हैं पेरिओस्टियम। उसके चारों ओर मेम्ब्रेन होती है, उसको बोलते हैं पेरिओस्टियम। पेरिओस्टियम जो होती है किसकी बनी होती है, फाइब्रस इरेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। फाइब्रस इरेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, और ये आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ बोन है। क्लियर। अब ऐसे बीच में क्या होती है, कैविटी होती है जिसको बोलते हैं मेडुलरी कैविटी। उस मेडुलरी कैविटी में क्या होता है, उस मेडुलरी कैविटी में बोन मेरो होता है। एडल्ट की बात करें तो क्या होता है, येलो बोन मेरो, और बच्चों में रेड बोन मेरो, जिसमें क्या होता है हीमोपोएटिक एजोड, जो कि ब्लड का फॉर्मेशन करता है। बोन मेरो जो होता है वो, तो एडल्ट में कौन सा होता है, येलो बोन मेरो, और बच्चों की बात करें तो रेड बोन मेरो। एडल्ट में रेड बोन मेरो कहाँ पर होता है, एपिफिजियल पार्ट में, एपिफाइसिस पार्ट जो होता है वहाँ पर होता है रेड बोन मेरो, जहाँ पर ब्लड का फॉर्मेशन होता है, हीमोपोएटिक ऑर्गन होता है। और ये जो लॉन्ग बोन होती है उन्हीं में बोन मेरो होता है, जो लॉन्ग बोन होती है लाइक स्टर्नम, क्लैविकल, वर्टिबल कॉलम, ठीक है, थाई बोन, वो लॉन्ग बोन होती है, उन्हीं में होता है ब्लड का फॉर्मेशन, यानी कि बोन मेरो उन्हीं में होता है। क्लियर। अब हम बात करते हैं बोन्स में पाए जाने वाली सेल्स, कौन कौन सी सेल्स होती है बोन में। ठीक है, तो सेल्स ऑफ बोन डिस्कस कर लेते हैं अपने। सेल्स ऑफ बोन, तो उसमें 3 सेल होती है बोन्स की हम बात करें तो। इन बोन्स में कितनी 3 सेल्स होती है। पहली जो सेल्स है वो होती है ऑस्टियोब्लास्ट सेल। पहली कौन सी है, ऑस्टियोब्लास्ट सेल। ये जो ऑस्टियोब्लास्ट सेल होती है वो क्या करती है, इसकी हम बात करें तो बॉन फॉर्मिंग सेल है, ये बॉन का फॉर्मेशन करती है। बॉन फॉर्मिंग सेल, बॉन का फॉर्मेशन करती है। दूसरी जो होती है वो होती है ऑस्टियोक्लास्ट सेल। दूसरी कौन सी होती है, ऑस्टियोक्लास्ट सेल। ऑस्टियोक्लास्ट सेल ये जो होती है बॉन डिस्ट्रॉइंग, यानी कि बॉन को डिस्ट्रॉय करती है। डिस्ट्रॉइंग, बॉन डिस्ट्रॉइंग और रिपेयरिंग, उसको रिपेयर भी करती है। जो बॉन कभी कभी टूट जाती है वगैरह, जो टूटे हुए जो टिश्यू है वगैरह उन सबका भक्षण करते हैं, उन सबको खा जाते हैं, उन सबको खत्म करती है। और साथ में बॉन्स की रिपेयरिंग भी करती है ना, बॉन टूट जाती है तो उसकी रिपेयर का काम तो कौन करती है, ऑस्टियोक्लास्ट सेल करती है। और तीसरी जो सेल है वो होती है यहाँ पर ऑस्टियोसाइट सेल, जो कि बॉन मेंटेनिंग सेल है। ऑस्टियोसाइट सेल, ऑस्टियोसाइट सेल, इसकी हम बात करें, इसको बोलते हैं बोन मेंटेनिंग सेल। ये बोन को मेंटेन करती है, बोन मेंटेनिंग सेल। बोन मेंटेनिंग सेल, सॉरी TING स्पेलिंग, TING, बोन मेंटेनिंग सेल। ये बोन को क्या करती है, मेंटेन करती है, फिर इसको बोलते हैं बोन मेंटेनिंग सेल। तो 3 सेल होती है बोन में। पहली कौन सी होती है, ऑस्टियोब्लास्ट, दूसरी होती है ऑस्टियोक्लास्ट, और तीसरी ऑस्टियोसाइट। इसमें ऑस्टियोसाइट क्या करती है, ऑस्टियोसाइट की हम बात करें तो वो बोन को मेंटेन करती है, ऑस्टियोक्लास्ट बोन को डिस्ट्रॉय या रिपेयर करती है, और ऑस्टियोब्लास्ट सेल जो होती है बोन का फॉर्मेशन करती है। बोन फॉर्मिंग सेल होती है ऑस्टियोब्लास्ट। क्लियर। अगर हम यहाँ पर एक सिंगल सेल ले लें, ऑस्टियोसाइट सेल की हम बात करें तो ये सेल जो होती है, ऑस्टियोसाइट सेल जो होती है उसमें प्रोटोप्लाज्मिक, प्रोसेस होते हैं। उन प्रोटोप्लाज्मिक प्रोसेस जो होते हैं उनको स्पेशल टर्म उनको बोलते हैं फाइलोपोडिया। फाइलोपोडिया बोलते हैं, फाइलोपोडिया।
यानी कि हमने इसकी स्ट्रक्चर बनाया ऑस्टियोसाइट सेल की, यहाँ पर ना ये ऑस्टियोसाइट सेल है, तो वहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर होती है, ऐसे आउटग्रोथ निकली होती है, ये जो आउटग्रोथ होती है उनको बोलते हैं प्रोटोप्लास्मिक प्रोसेस। ये ऑस्टियोसाइट सेल का स्ट्रक्चर है। ये जो प्रोटोप्लास्मिक स्ट्रक्चर होते हैं उनको बोलते हैं फाइलोपोडिया। ये जो स्ट्रक्चर होती है फाइलोपोडिया की है, फाइलोपोडिया, फाइलोपोडिया, इनको हम बोलते हैं फाइलोपोडिया। जो प्रोटोप्लास्मिक स्ट्रक्चर आपको दिख रही है जो किसमें होती है, ऑस्टियोसाइट सेल में होती है। ऑस्टियोसाइट सेल जो होती है उसमें प्रोटोप्लास्मिक प्रोसेस होते हैं, उनको हम बोलते हैं फाइलोपोडिया। ठीक है, और फाइलोपोडिया की वजह से आप देख लो जो कैविटी जो स्पेस फॉर्मेट हो रहा है उसको बोलते हैं लैक्यूना। ये प्रोटोप्लास्मिक प्रोसेस की वजह से ये जो स्पेस बना उसको क्या बोलोगे, लैक्यूना। और लैक्यूना में जो चैनल होते हैं, लैक्यूना में जो चैनल होते हैं उसको अपन बोलते हैं, वो जो चैनल होते हैं उनको बोलते हैं कैनाल क्यूली। क्या बोलोगे, कैनाल क्यूली। जो चैनल होते हैं उनको बोलते हैं कैनाल क्यूली, कैनाल क्यूली, सॉरी कैनाल क्यूली। लैक्यूना में जो चैनल होते हैं और जो स्पेस है बीच में प्रोटोप्लास्मिक प्रोसेस की वजह से उसको हम बोलते हैं लैक्यूना। क्लियर। तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ बोन, एक बोन का स्ट्रक्चर। अब हम बात कर लेते हैं डिजीज के बारे में। जो स्केलेटल से रिलेटेड डिजीज है, कंकाल हड्डियों से जुड़े हुए रोग हैं उनके बारे में। तो उसका जो पहला जो रोग है उसको बोलते हैं आर्थराइटिस। देखिए आर्थराइटिस कैसा डिजीज है। आर्थराइटिस की बात करें तो आर्थराइटिस जो होता है वो एक प्रकार का जॉइंट में होने वाला डिजीज है, जिसमें ये कहाँ पर होगा, जॉइंट में होता है, जॉइंट में होने वाला डिजीज है, जॉइंट डिजीज। हमारी बॉडी में जो जॉइंट है उनमें होने वाला डिजीज है। अब इसमें क्या होता है कि जहाँ पर इनकी बात करें इसमें होता है क्या है, इसमें एक तो तीव्र जलन होती है, इसके बाद सूजन आ जाती है जॉइंट में, और साथ में होता है पीड़ा यानी कि दर्द। तो इसमें जलन होती है, सूजन आ जाती है और पीड़ा होता है, पीड़ा होती है, दर्द होता है, पेन होता है। तो एक तो क्या होती है जलन, इसके बाद सूजन, स्वेलो, सूजन आ जाती है और साथ में होता है पेन, और इसमें लालपन, रेडनेस भी आ जाता है। किसमें, आर्थराइटिस की बात कर रहे हैं। आर्थराइटिस कहाँ पर होता है, जहाँ पर जॉइंट होते हैं शरीर में, जॉइंट्स होते हैं वहाँ पर ये डिजीज होता है। उसमें मुख्य रूप से क्या होता है, जलन होती है, वहाँ पर सूजन आ जाती है और दर्द होता है, पीड़ा होती है। अब आर्थराइटिस के 3 मेजर टाइप हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस और गौटी आर्थराइटिस। गौटी आर्थराइटिस 3 इसके टाइप है। पहला कौन सा है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, सेकंड वन इज ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड थर्ड वन इज गौटी आर्थराइटिस। गौटी क्या बोलोगे इसको, गौटी आर्थराइटिस। 3 आर्थराइटिस है। सबसे पहले बात करें रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस की बात करें तो ये एक प्रकार का स्वप्रतिरक्षण रोग है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, स्वप्रतिरक्षण रोग है, स्वप्रतिरक्षण रोग है। मतलब कि हमारे शरीर की जो इम्यून सिस्टम है उसी के द्वारा ये पैदा किया जाने वाला रोग है। ठीक है, ये जो आपके सामने यहाँ पर जॉइंट बनाए 3 ऊपर वाले वो नॉर्मल जॉइंट है। ये जो जॉइंट है वो कैसे है, ये नॉर्मल जॉइंट आपके सामने बनाए हुए वो है नॉर्मल जॉइंट है। नॉर्मल जॉइंट कैसा दिखता है वो, तो नॉर्मल जॉइंट में आप देख रहे हो ये पहली बोन, ये दूसरी बोन है, उनके बीच में जो डार्क किया हुआ है उसको अपन क्या बोलते हैं, वो जो डार्क किया हुआ है वो क्या है, आर्टिकुलर कार्टिलेज है। यानी कि आर्टिकुलर कार्टिलेज, ये जो डार्क किया हुआ वो कौन सी है, आर्टिकुलर कार्टिलेज है, आर्टिकुलर कार्टिलेज, जो कि 2 बोन को क्या कर रही है, आर्टिकुलेट जोड़ रही है। ये जो है वो साइनोवियल मेम्ब्रेन है, साइनोवियल मेम्ब्रेन, इसका हम जिक्र कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। साइनोवियल मेम्ब्रेन, और इसके बीच की जो कैविटी है वो साइनोवियल कैविटी है, और ये पूरा जो है वो एक जॉइंट होता है। तब इसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस में क्या होता है कि जो हमारा बॉडी में जो एक एंटीबॉडी होता है जिसको बोलते हैं IgM एंटीबॉडी, तो इसमें क्या होता है, IgM एंटीबॉडी जो होता है, IgM एंटीबॉडी
उस IgM एंटीबॉडी का रिलीज ज़्यादा होता है। तो IgM एंटीबॉडी का रिलीज ज़्यादा होता है, तो ये जो साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है वो साइनोवियल मेम्ब्रेन, साइनोवियल फ्लूइड इसको रिलीज ज़्यादा करती है। अब साइनोवियल फ्लूइड का रिलीज ज़्यादा होगा तो साइनोवियल फ्लूइड के रिलीज होने के साथ साथ उसमें कुछ ग्रेन्यूल्स भी होते हैं। ये साइनोवियल फ्लूइड का रिलीज ज़्यादा होता है, उससे क्या हो जाती है, सूजन आ जाती है। जहाँ जॉइंट है वहाँ पर क्या हो जाती है, सूजन बढ़ जाती है। आप देख रहे हो कि नॉर्मल अब यहाँ पर ये साइनोवियल फ्लूइड का रिलीज ज़्यादा हो गया तो सूजन बढ़ गई, और साथ साथ में साइनोवियल जो फ्लूइड होता है उसमें ग्रेन्यूल्स आने लगते हैं, कुछ कणिकाओं का स्त्राव किया जाता है। साइनोवियल फ्लूइड जो होता है उसमें कुछ कणिकाएं भी आ जाती है जिनको बोलते हैं पैनस। उन कणिकाओं को क्या बोलते हैं, पैनस। और ये पैनस जो होते हैं वो, ये पैनस कणिका अंदर होती है, वो कणिका क्या होती है, टकराती है आर्टिकुलर मेम्ब्रेन पर। ये जो साइनोवियल मेम्ब्रेन उससे टकराती है जिससे मेम्ब्रेन डिस्ट्रॉय हो जाती है। साइनोवियल मेम्ब्रेन वो डिस्ट्रॉय होने लग जाती है, साइनोवियल मेम्ब्रेन डिस्ट्रॉय होने लग जाती है, जिससे दोनों हड्डी आपस में रगड़ खाती है। और क्या होता है, तीव्र, बहुत ही एक्यूट तीव्र जो दर्द होता है, बहुत ही तेज दर्द होता है। क्लियर। तो पहला था रोमेटॉइड आर्थराइटिस। रोमेटॉइड आर्थराइटिस की बात करें, होता किससे है, स्व प्रतिरक्षा रोग है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। उसमें क्या होता है, शरीर में IgM एंटीबॉडी का स्त्राव बढ़ जाता है। तो IgM का स्त्राव बढ़ने से जो साइनोवियल मेम्ब्रेन जो होती है वो साइनोवियल फ्लूइड ज़्यादा निकलती है। तो साइनोवियल फ्लूइड ज़्यादा निकलने से ये जो भाग होगा वो फूल जाएगा कुछ लिक्विड से, इस भाग में सूजन आ जाएगी। और साथ साथ में साइनोवियल मेम्ब्रेन जो फ्लूइड होता है उसमें क्या होते हैं, ग्रैन्यूल्स भी होते हैं, कुछ कणिकाएं होती है, छोटे छोटे रेत के कण जो होते हैं, ऐसे छोटे छोटे कण होते हैं जिनको बोलते हैं पैनस बोलते हैं। वो पैनस जो होते हैं वो क्या करते हैं, मेम्ब्रेन से टकराते हैं और उस मेम्ब्रेन को खत्म कर देते हैं, जिससे दोनों हड्डियां रगड़ खाती है और दर्द उत्पन्न होता है। ये था रोमेटॉइड आर्थराइटिस। क्लियर। पहला कौन सा है, रोमेटॉइड आर्थराइटिस। अगर इसके अब सेकंड बात करें, ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये सेकंड है ऑस्टियोआर्थराइटिस। अब ऑस्टियोआर्थराइटिस जो होता है उसमें ये नॉर्मल आपको दिख रहा है, ये नॉर्मल जॉइंट है जिसमें इसको हम क्या बोलते हैं, आर्टिकुलर कार्टिलेज जो हाइलाइट की बनी हुई है। ये साइनोवियल मेम्ब्रेन होगी और बीच में साइनोवियल कैविटी और उसमें साइनोवियल फ्लूइड भरा हुआ है। अब इसमें क्या होता है, जो साइनोवियल मेम्ब्रेन होती है वो खत्म हो जाती है, जिससे दोनों हड्डी आपस में टकराती है और तेज दर्द उत्पन्न होता है। साइनोवियल जो मेम्ब्रेन होती है वही नष्ट हो जाती है और इसको कॉमनली नॉन एज वियर एंड टियर, इसको सामान्य रूप से वियर एंड टियर भी बोलते हैं। वियर एंड टियर, वियर एंड टियर क्यों बोलते हैं, क्योंकि अपन जो चीज़ बार बार पहनेंगे वो खराब होगी इससे, तो ये बार बार इसका जॉइंट का यूज होता है तो जॉइंट फिर खराब हो जाते हैं। समझ पा रहे हो, जॉइंट खराब हो गई तो जॉइंट खराब हो गया इसका मतलब क्या होगा, क्योंकि बीच का जो मेम्ब्रेन है साइनोवियल मेम्ब्रेन वो खत्म हो गई, जिससे दोनों हड्डी आपस में टकराती है। अब ऐसा क्यों होता है, ओबेसिटी, मोटापे के कारण। जब मोटापे के कारण है तो साइनोवियल मेम्ब्रेन जो होती है वो टूट जाती है, इन मेम्ब्रेन पर दबाव पड़ेगा, ये हड्डी पर अगर ओबेसिटी मोटापा बढ़ जाएगा तो हड्डी पर दबाव पड़ेगा, जिससे साइनोवियल मेम्ब्रेन जो होती है वो नष्ट हो जाती है। और साइनोवियल मेम्ब्रेन नष्ट हो जाती है, दोनों हड्डी आपस में टकराती हैं और ये होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसको हम वियर एंड टियर भी बोलते हैं। अब इसमें अगर हम बात करें तो क्या होती है, आर्टिकुलर कार्टिलेज डिस्टर्ब होती है। ये जो आर्टिकुलर कार्टिलेज दिख रही है वो डिस्टर्ब हो जाती है, जिससे दोनों हड्डियां एक दूसरे पर रगड़ खाती है। आर्टिकुलर कार्टिलेज, ये आर्टिकुलर कार्टिलेज क्या होती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिससे दोनों हड्डियां एक दूसरे पर क्या होती है, रगड़ खाती है। क्लियर। और ये क्या करती है, जॉइंट को रेस्ट्रिक्ट करती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, रेस्ट्रिक्ट जॉइंट। अब ये डिस्ट्रॉय हो गया तो डिस्ट्रॉय होने से जो जॉइंट होता है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, यानी कि जॉइंट जो मूवमेंट होता है वो प्रॉपरली नहीं हो पाता है, जॉइंट को ये रेस्ट्रिक्ट कर देता है। जॉइंट रेस्ट्रिक्ट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जॉइंट को रेस्ट्रिक्ट कर देता है, यानी कि मूवमेंट नहीं हो पाता है, जॉइंट को रेस्ट्रिक्ट कर देता है, दोनों हड्डियां एक दूसरे पर टकराती है। ठीक है, इसीलिए अच्छी तरह से मूव नहीं हो पाता है, बहुत तेज दर्द होता है। तीसरा होता है गाउटी आर्थराइटिस।
इसमें क्या होता है, जो जॉइंट होते हैं वहाँ पर यूरिक अम्ल का जमाव हो जाता है, जॉइंट पर यूरिक अम्ल का जमाव हो जाता है, जॉइंट पर यूरिक अम्ल का जमाव हो जाता है। तो हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वहाँ पर हम जो पढ़ रहे हैं कि हमारा जो यूरिन होता है उसमें अमोनिया होता है, यूरिया होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ अमोनिया एंड यूरिया भी होता है। तो मुख्य रूप से यूरिया होता है, उसमें यूरिक अम्ल भी होता है कुछ मात्रा में, जो हमारी बॉडी का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। तो गाउटी आर्थराइटिस में क्या होता है कि या तो हमारी बॉडी यूरिक एसिड ज़्यादा निकाल रही है या कम निकाल रही है, तब ये होता है। तो ज़्यादा जो यूरिक एसिड जो होता है, वो यूरिक एसिड जो होता है वो इन जॉइंट के बीच में कलेक्ट होता रहता है। देख लो ये यूरिक एसिड है, तो यूरिक एसिड जो होता है वो जॉइंट्स के बीच में क्या होता है, कलेक्ट होता रहता है। ये यूरिक एसिड जॉइंट के बीच में, और वो यूरिक अम्ल जो होते हैं वो क्या करते हैं, मेम्ब्रेन से टकराते हैं और मेम्ब्रेन और आर्टिकुलर कार्टिलेज को नष्ट कर देते हैं। तो ये इसकी हम बात करें तो यूरिक एसिड क्या होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट है। यूरिक एसिड की हम बात करें, ये क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट है। किसके वेस्ट प्रोडक्ट है, अगर हम बात करें यूरिक एसिड की, ये उत्सर्गी पदार्थ है, वेस्ट प्रोडक्ट है। किसके वेस्ट प्रोडक्ट है, न्यूक्लिक एसिड के। जो डीएनए आरएनए न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक अम्ल है, उनके उत्सर्गी उत्पाद है जो यूरिक एसिड होता है, वो यूरिक अम्ल होता है। और फिर यही यूरिक अम्ल सोडियम के साथ रिएक्शन करके सोडियम यूरेट बनाती है। ये यूरिक अम्ल है, अगर आप इसकी रिएक्शन सोडियम से करवा दो, है ना, इसकी रिएक्शन बॉडी में सोडियम के साथ होती है, बॉडी के अंदर सोडियम होता है ये, और क्या बनता है, सोडियम यूरेट बनता है, सोडियम यूरेट बनता है। ये सोडियम यूरेट जो होता है वो इस जॉइंट में कलेक्ट होता रहता है और इससे साइनोवियल जो मेम्ब्रेन होती है उसको नुकसान पहुंचता है और जॉइंट प्रॉपर तरीके से मूवमेंट नहीं कर पाता है। ठीक है, यानी कि ये एक प्रकार का कैसा डिजीज है, उत्सर्जन की अनियमितता। गाउटी आर्थराइटिस किससे रिलेटेड है, उत्सर्जन से रिलेटेड है, उत्सर्जन की अनियमितता। तो इसमें आपको अगर बात करें तो ऐसी डाइट को नहीं लेना है जिससे क्या हो, यूरिक एसिड का फॉर्मेशन हो। ठीक है, वही इसका उपाय है कि ऐसी डाइट को डॉक्टर मना बोल देगा जिससे क्या होगा, यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। उत्सर्जन की अनियमितता से होने वाला होता है गाउटी आर्थराइटिस। क्लियर। तो 3 प्रकार के डिजीज है यहाँ पर, आर्थराइटिस 3 टाइप्स के, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस एंड गाउटी आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस स्व प्रतिरक्षण रोग है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में दोनों के बीच का जो कार्टिलेज होता है, आर्टिकुलर कार्टिलेज, वो नष्ट हो जाता है। और गाउटी आर्थराइटिस में क्या होता है, यूरिक एसिड का जमा हो जाता है, किस रूप में, सोडियम यूरेट की फॉर्म में उसका जमा हो जाता है। ये था आर्थराइटिस। अब बात करते हैं एक डिजीज की जिसको हम बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, जो कि मुख्य रूप से महिलाओं में होता है, ऑस्टियोपोरोसिस। तो नेक्स्ट हम डिजीज की बात करते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, यहाँ पर लिख लेते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। दूसरा जो डिजीज है वो ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस, अगर ये ऑस्टियोपोरोसिस की बात करें डिजीज के बारे में, तो ये उम्र के साथ होने वाली अनियमितता है। उम्र बढ़ने के साथ ये होता है, उम्र के साथ होने वाला डिसऑर्डर है, होने वाला उम्र बढ़ने के साथ साथ बीमारी होती है ऑस्टियोपोरोसिस। और ये महिलाओं में मुख्य रूप से होती है, किसमें होती है, महिलाओं में मुख्य रूप से ये बीमारी होती है। अब होता है क्या, बढ़ती उम्र के साथ महिलाओं में, ध्यान देना, बढ़ती उम्र के साथ महिलाओं में एस्ट्रोजन हार्मोन का जो एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है उसका रिलीज कम हो जाता है बढ़ती उम्र के साथ। तो एस्ट्रोजन का हार्मोन का रिलीज कम हो रहा है, तो उससे विटामिन डी का जो संश्लेषण होता है वो भी कम हो पाता है। विटामिन डी का जो फॉर्मेशन, विटामिन डी की कमी हो जाती है। और विटामिन डी की कमी होने के साथ साथ क्या होता है, जिसमें थायरोकैल्सिटोनिन, एस्ट्रोजन की कमी होने से थायरोकैल्सिटोनिन
इस थायरोकैल्सिटोनिन का जो रिलीज होता है वो बढ़ जाता है, थायरोकैल्सिटोनिन का रिलीज बढ़ जाता है। और साथ में जो पीटीएच होता है, पैराथार्मोन हार्मोन, पीटीएच पैराथार्मोन हार्मोन, इसका स्रावन भी बढ़ जाता है। एस्ट्रोजन के लेवल का कम होने से, पैराथार्मोन का स्रावन बढ़ने से क्या होता है, हड्डियों में से कैल्शियम +2 जो होता है बाहर निकलने लगता है, बाहर निकलने लगता है। तो इसके बाहर निकलने से जो हड्डियां होती है, जो बोन्स होती है, वो कैसी हो जाती है, छिद्रित हो जाती है, परफोरेटेड, छिद्रित हो जाती है, कमजोर हो जाती है, और साथ में भंगुर, ब्रिटल हो जाती है। और उसको बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियां कमजोर, छिद्रित और भंगुर हो जाती है, क्योंकि कैल्शियम +2 आयन जो होते हैं वो हड्डियों से बाहर निकल रहे, तो उनका जमाव हड्डियों में नहीं हो पाता है। उसका रीजन है पैराथार्मोन हार्मोन का स्रावन ज़्यादा हो जाता है, एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाने से बढ़ती उम्र के साथ। क्लियर? तो ये थे डिजीज। क्लियर? तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, स्ट्रक्चर ऑफ बोन, बोन की संरचना कैसे होती हुई, और साथ में हमने पढ़ा डिजीज, जिसमें आर्थराइटिस और ऑस्टियोपोरोसिस दो डिजीज है। आर्थराइटिस की हम बात कर रहे हैं तो आर्थराइटिस 3 टाइप का है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस और गॉउटी आर्थराइटिस, और दूसरा हमने पढ़ा ऑस्टियोपोरोसिस। क्लियर? थैंक यू सो मच। आगे बात करेंगे अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।